हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, अकबर। आज हम लोग अकबर के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक हमारा है वो अकबर को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अकबर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। जैसे इस समय विषम परिस्थितियां हैं सबके सामने, अकबर इसी विषम परिस्थितियों में जन्म लेता है और इन विषम परिस्थितियों में कैसे वो महान होता है, ये आज इतिहास अपने को दोहराने जा रहा है। अर्थात इस लॉकडाउन की स्थिति में भारत सहित पूरे विश्व के सभी देशों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, लेकिन जब अंधकार आता है तो अगले दिन उजाला लेके आता है। जी हाँ मित्रों, तो यही अकबर सिखाएगा कि यदि दुर्दिन में हम आज हैं तो कल हम महान हो सकते हैं। इतिहास इसका गवाह है, इसलिए इतिहास से सीख लेनी चाहिए। वो कुछ दिन होते हैं जब विषम परिस्थिति आती है तो टूट जाते हैं। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल टूटने की जरूरत नहीं है। मेहनत करते रहिए, थोड़ा सा अपने भौतिक संसाधनों को कम कर लिया जाए जिससे कि समस्याएं ना आए। तो आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। अकबर के पिता का नाम आप लोग जानते हैं, हुमायूं था। और हुमायूं जब निर्वासित जीवन जी रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हमीना बेगम से उन्होंने निकाह किया था और उसी समय यानी 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म राणा वीर साल के महल में होता है। यह मित्रों, जब अकबर पैदा लेता है तो अकबर का जो बचपन है वो अस्करी और कामरान के बीच गुजरता है। यानी उसके चाचा जो अस्करी और कामरान थे उनके बीच अकबर का जन्म बचपन गुजरता है, क्योंकि हुमायूं से किसी तरह छल करके अकबर को छीन ले गए। यहां मित्रों, जब कंधार को लेकर हुमायूं और कामरान के बीच युद्ध होता है तो 3 साल के बच्चे को कामरान ने क्या किया था, उस कंधार के किले से नीचे लटका दिया और उधर हुमायूं की तोपें कंधार के किले पर आग उगल रही है। लेकिन सौभाग्य कहिए कि धायमान महाअंगा ने तुरंत अकबर को ऊपर खींचा और कामरान से कहा कि तुम्हारा दुश्मन इसका बाप है, न कि ये नवजात दूध पीता हुआ बच्चा, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। किसी तरह अकबर की जान बची। यहाँ मित्रों, वही अकबर जो बचपन में दुर्दिनों में जीवन जिया, इतिहास में स्वर्ण में नाम लिखाया, अर्थात मुगल बादशाह कहलाया और सबसे महान शासक कहलाया। तो अकबर का जन्म जैसे हमने बताया 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीर साल के महल में हुआ था। इनका जो शिक्षक था अकबर का, उनका नाम था अब्दुल लतीफ, जो ईरानी विद्वान थे अब्दुल लतीफ जी, और ये अकबर के शिक्षक थे। 9 वर्ष की उम्र में अर्थात 1552 में अकबर को गजनी की सूबेदारी दी गई। अकबर को गजनी की सूबेदारी दी गई और अकबर 9 वर्ष की उम्र में ही शासन प्रशासन से रूबरू हो गए। ध्यान दिया जाए, लेकिन सबसे महान इसकी जो कहानी शुरू होती है, इसी गजनी से ही शासन प्रशासन की कहानी शुरू होती है। 1555 में अकबर को लाहौर का गवर्नर बनाया गया। यहाँ की सूबेदारी इसको दी गई और बहुत कर्मठता के साथ और बहुत कुशलता के साथ
अकबर ने क्या किया, प्रशासन करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच दुर्भाग्य कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती। 1556 में, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में, और वो 3 पनाह की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए गिरते हैं और अंततः उनका मृत्यु हो जाता है। तो 1556 में जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, कालानौर में बैरम खां, जो हुमायूं का सेनापति था, बैरम खां के संरक्षण में अकबर को क्या किया गया, शासक बनाया गया, राज्याभिषेक किया गया। जी हाँ मित्रों, कालानौर में अकबर का क्या किया गया, राज्याभिषेक किया गया। और जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो इसके संरक्षक बने कौन, बैरम खां। बैरम खां इनके संरक्षक बनते हैं। और बैरम खां संरक्षक के रूप में कब तक कार्य किए, 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खां अकबर के संरक्षक है। लेकिन दुर्भाग्य, किसी बात को लेकर मतभेद हुआ और तिलवाड़ा का एक युद्ध हुआ। और तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, जी हाँ मित्रों, बैरम खां और अकबर के बीच तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। और ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। और इस तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां पराजित होता है। बैरम खां पराजित होता है, अकबर जीतता है। और यहीं से अकबर के मन में ये बात आ जाती है कि अब हमें संरक्षक के रूप में इनको बहुत ज्यादा दिन तक रखने की जरूरत नहीं है। वो समय आता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि अकबर इधर अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बुआ, इनकी बात मानता था तो बैरम खां इससे नाराज होता था। और बैरम खां कहता था कि महिलाओं की बात न मानो, हमारी बात मानो, हम तुम्हारे पिताजी के समय के सेनापति हैं, तुम्हारे हित की बात करें। क्योंकि अकबर आप जान ही रहे हैं अभी व्यस्त नहीं हुआ। लेकिन जब अकबर व्यस्त हुआ, अकबर ने दोनों की बात मानने से इनकार कर दिया। और अकबर ने खुद कहा कि मुझे निर्णय लेने की क्षमता मेरे में आ गई है, मैं एक शासक हूँ और शासक की तरह मुझे कोई सलाह बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं स्वयं निर्णय लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए अकबर ने एक प्रशासनिक सुधार किया। अपने प्रशासन में ध्यान दिया जाए, इतिहास अपने को दोहराता है। जब जब समय आता है प्रशासन में सुधार की जरूरत होती है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, प्रशासन में यदि भ्रष्टाचार आया तो निश्चित है कि राजनीति में भ्रष्टाचार प्रवेश कर जाता है। तो कहीं ना कहीं अकबर को लगा कि हम प्रशासन में यदि सुधार कर देते हैं तो ये जितनी भी समस्याएं मेरे सामने हैं वो अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हाँ मित्रों, इसके लिए उसने क्या किया, प्रशासनिक सुधार किया, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया। और इसके लिए सर्वप्रथम उसने क्या किया, सबसे पहले प्रजाशासन, जिसे पेटीकोट सरकार के नाम से जानते हैं। पेटीकोट एक वस्त्र होता है जो महिलाएं धारण करती हैं। और इसे इतिहासकारों ने पेटीकोट सरकार क्यों नाम दिया, प्रजाशासन क्यों नाम दिया, क्योंकि महिलाओं के चंगुल में अकबर फंसा रहता था। अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी खायमा, अनगा आदि तमाम महिलाओं के द्वारा जो कहा जाता था उसी को अकबर अपने नीतियों में लागू करता था। इसलिए इतिहासकारों ने इस शासन को क्या नाम दिया, प्रजाशासन या पेटीकोट सरकार। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। जी हाँ मित्रों, ये केवल 1560 से लेकर और 65 तक गिरा। यानी 65 में अकबर ने कहा कि खबरदार, मैं अब निर्णय लेने में सक्षम हो गया हूं, इसलिए मुझे पेटीकोट सरकार की जरूरत नहीं है। और इसने तुरंत क्या किया, पेटीकोट सरकार को समाप्त किया। अपना पहला निर्णय देता है कौन, ध्यान दिया जाए, अकबर। दूसरी बात, अब जब निर्णय दे दिया तो लगे हाथ बैरम खां को भी किनारे करता है। महिलाओं ने कहा कि ठीक है,
हमारी बात नहीं मानोगे, हमारा कहा हुआ नियम कानून नहीं मानोगे, तो बैरम खान तुम अपने मन से निर्णय लो। बैरम खान को भी अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, संरक्षक पद से हटा दिया। उसने कहा कि या तो आप मेरा प्रधानमंत्री बन जाओ या तो तीर्थ यात्रा पर निकल। लेकिन ध्यान दिया, बैरम खान ने कहा कि जहां पर मैं एक संरक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में कार्य किया, आज मैं एक वकील और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं करूंगा। अच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। लेकिन दुर्भाग्य, जैसे ही तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, तो ध्यान दिया जाए, तीर्थ यात्रा पर जैसे ही निकलते हैं वैसे ही इनकी हत्या हो जाती है। और बैरम खान की हत्या, ध्यान दिया जाए, बैरम खान की हत्या होती है। बैरम खान की पत्नी सलीमा बानो बेगम, बैरम खान की हत्या मुबारक खान एक सेनानायक था जिसने बैरम खान की हत्या किया था। और ये प्रश्न बनता है कि बैरम खान की हत्या किसने किया? तो मुबारक खान ने। बैरम खान मुबारक खान, बैरम खान को मुबारक आ गया, तो दोनों में खान लगा है, बैरम खान मुबारक खान, ध्यान दीजिएगा। तो बैरम खान की मृत्यु के बाद बैरम खान की जो पत्नी होती है, जिनका नाम रहता है सलीमा बानो बेगम, उससे अकबर निकाह करता है और उन्हें अपना प्रिय पत्नी बनाता है। और उनका एक पुत्र रहता है अब्दुल रहीम, जिसे खान खाना की उपाधि प्रदान करता है। कि कौन? अकबर। चूंकि बैरम खान को भी खान खाना की उपाधि प्रदान किया था अकबर ने, तो बैरम खान के मरने के बाद बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम को भी खान खाना की उपाधि प्रदान करता है। यहां अब जब प्रजा शासन समाप्त हो गया, इधर संरक्षक के रूप से चले गए, तो अगला काम किया 1562 में ही दास प्रथा को समाप्त कर दिया। अकबर ने कहा कि कोई दास नहीं होगा और किसी को कोई व्यक्ति खरीदेगा नहीं। मानवता की बात किया अकबर ने, क्योंकि अकबर को शासन करना था, अकबर को सभी लोगों को मिलाकर चलना था। इसलिए अकबर ने कहा कि खबरदार कोई किसी का दास नहीं होगा, दास प्रथा को समाप्त कर। 1563 में अकबर ने कहा कि अब तीर्थ यात्रा कर नहीं लिया जाएगा। पहले क्या होता था, हिंदू धर्म के लोग जब कहीं किसी अपने देवस्थल जाते थे तो उनसे क्या लिया जाता था? तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था कि यदि आप जा रहे हैं किसी भी देवी देवता का भ्रमण करने, दर्शन करने, चाहे आप केदारनाथ धाम जाएं, चाहे वो कहीं आप जाएं, तो उसके लिए आपको तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता था। अकबर ने कहा नहीं, तीर्थ यात्रा कर अब नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यदि ऐसे लोगों का हम क्या ले ले, स्नेह ले ले, ऐसे लोगों को अपने साथ रख के, तो निश्चित है कि हम साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ा सकते हैं और काफी दिनों तक शासन कर सकते हैं। यहाँ मित्रों ऐसा किया भी अकबर ने। तो 1563 में तीर्थ यात्रा का न लेने की बात की और 1564 में अकबर ने कहा कि अब जजिया कर भी नहीं लिया जाए, यानी जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ध्यान दिया जाए, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी जो मुसलमान नहीं थे उनसे जजिया कर लिया जाता। तो अकबर ने क्या किया? जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब ध्यान दिया जाए, ये कार्य करके उसने अपने प्रशासन में सुधार कर रहा है और लोगों का समर्थन इकट्ठा कर रहा है। और एक शासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कि उसकी जनता उसके पक्ष में रहे, ये सबसे बड़ी चीज। अब ध्यान दिया जाए, 1571 में ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता है। जी हाँ मित्रों, अकबर जोधाबाई से शादी करता है। अकबर जो है जोधाबाई से शादी करता है और जोधाबाई शादी करने के बाद ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता है। वहीं पर जोधाबाई के नाम से महल भव्य, आप कभी घूमने जाइए फतेहपुर सीकरी जाइए, वहीं भव्य जोधाबाई का महल निर्माण। और इसी समय जब फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता है तो जोधाबाई कहती है कि हमें नहीं रहना है आगरा की तंग गलियों में,
आगरा चूंकि थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं था और जोधाबाई हिंदू धर्म से संबंध रखती थी, तो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि यहाँ इस इस्लाम धर्म में हम अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे हैं, हमको अलग रहने की जरूरत है। और अकबर से उन्होंने कहा कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, जो आगरा से कुछ ही दूरी पर स्थित, और वहां पर जोधाबाई महल का निर्माण करवाया, जहां पर तमाम हिंदू देवी देवताओं का उसने स्थापना की, मूर्तियों को लगवाया। और उसी समय इसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई। लेकिन मित्रों, फतेहपुर सीकरी में जल की समस्या थी, पानी का संकट था, और इस पानी के संकट के कारण फतेहपुर सीकरी को पुनः राजधानी वापस लेना पड़ा। यानी राजधानी बनाया था और राजधानी बनाने के बाद पुनः आगरा अपनी राजधानी ले। तो इस प्रकार यदि प्रश्न बनता है कि किस मुगल शासक ने आगरा से अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी ले गया था, तो होगा कौन? अकबर। अब ध्यान दिया जाए तो इस तरह से फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। 1575 में इसी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करा। इबादत खाना मतलब होता है पूजा घर। तो इबादत खाने का निर्माण करवाया, और इबादत खाने में केवल और केवल इस्लाम धर्म के लोगों को ही शुरू में आने की अनुमति दी। लेकिन जब इस्लाम धर्म के साधु संत अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो इसने क्या किया? 1578 में इबादत खाना सबके लिए खोल दिया, सभी धर्मों के लिए खोल दिया कि सभी लोग आए और सभी लोग अपने प्रवचनों से हमें संतुष्ट करें। तो इस प्रकार इबादत खाने को 1578 में अकबर ने सभी धर्मों के लिए खोल दिया। ध्यान दिया जाए 1579 में इसने मजहर की घोषणा की। हाँ मित्रों, 1579 में इसने मजहर की घोषणा की और 1582 में, ध्यान दिया जाए 1582 में इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। और ये दीन इलाही धर्म कैसा धर्म है, इसको थोड़ा समझिएगा। ये कैसा धर्म है जो सभी धर्मों की बुराइयों को निकालकर, सभी धर्मों में जो बुराइयां थी उसको निकालकर एक नया धर्म अकबर ने बनाया, जिसका नाम दिया था दीन इलाही। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि इस धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत ही कम, और एकमात्र हिंदू जो बीरबल थे, बीरबल ने ही अकबर की ये दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया। यहाँ मित्रों 1500, इससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं पॉइंट क्या है। 1580 में इसने टोडरमल के कहने पर, 1580 में टोडरमल के कहने पर इसने दहसाला पद्धति, राजस्व विभाग का एक दहसाला पद्धति की स्थापना की थी। दहसाला पद्धति, दहसाला पद्धति की स्थापना की थी। दहसाला पद्धति था क्या? ये राजस्व संबंधी था, अर्थात 10 सालों का एक एवरेज निकाला जाता था उत्पादन का, और प्रति वर्ष कर का निर्धारण न करके उसी 10 वर्ष में क्या किया जाता था, उसी 10 वर्ष का रेशियो निकालकर निर्धारण कर दिया जाता था। और ये कहा गया था कि 10 वर्ष तक इतना ही कर आपको देते रहे, ताकि प्रतिवर्ष कर निर्धारण करने में जो खर्च आता था वो खर्च न हो सके। इसके लिए 1580 में इसने क्या किया था? दहसाला पद्धति की स्थापना की थी। और किसके कहने पर? इसके वित्त मंत्री थे जिनका नाम था टोडरमल। टोडरमल के कहने पर इसने दहसाला पद्धति की स्थापना की थी। जैसा कि हमने दीन इलाही धर्म की बात आपको बता ही दिया है। अगला टॉपिक है 1583 में इसने इलाही संवत घोषित किया। ध्यान दिया जाए, इलाही संवत की यदि बात आती है, इलाही संवत किसने घोषित किया था, कब घोषित किया था, तो कौन था? ये 1583।
मित्रों, जैसा कि हम लोग अकबर के बारे में ये जानते हैं कि अकबर ने अनेकों सैन्य अभियान किया था, जिसमें कुछ प्रमुख ऐसे सैन्य अभियान हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे पहले पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा जाता है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जिसमें एक तरफ मुगल बादशाह अकबर, जिसके संरक्षक कह लीजिए या सेनापति कह लीजिए, बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरे तरफ आदिल शाह सूर का सेनापति जो एक हिंदू था जिसका नाम था हेमू। और हेमू दिल्ली पर अभियान करके दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया। और ध्यान दिया जाए, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया था, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू ये 14वां शासक, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये शासक चौथा है, तो 14वां शासक हेमू। लेकिन इस युद्ध में अंततः मुगल सेना जीत जाती है और हेमू पराजित हो जाता है। उसके बाद अगला इनका अभियान होता है गुजरात पर। वैसे अभियान इनका चित्तौड़ पर हुआ, तमाम बेटा पर हुआ, कई छोटे छोटे सैन्य अभियान इन्होंने किया, लेकिन जो प्रमुख अभियान है उसी पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो गुजरात अभियान इन्होंने 2 बार किया, एक 1571 में किया, दूसरा 1572 में किया। जहां का शासक था मुजफ्फर खान तुर्की, और इस अभियान के लिए मुगल शासक अकबर ने इसे जिम्मेदारी दी थी। उनका नाम था खाने आजम, जिसे मिर्जा अजीज कोका के नाम से भी जाना जाता है। जब अकबर गुजरात अभियान पर गया था, तो अकबर ने उसी गुजरात अभियान के दौरान पहली बार समुद्र को देखा था। ध्यान दिया जाए मित्रों, अकबर ने पहली बार समुद्र को कब, किस अभियान के दौरान देखा था? गुजरात अभियान के दौरान। और यही पहली बार पुर्तगाली व्यापारियों से अकबर ने भेंट भी की थी। और जब गुजरात अभियान में सफल होता है अकबर, तो इससे इतना प्रसन्न होता है कि अकबर ने क्या किया? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। जी हाँ मित्रों, ये प्रश्न के रूप में आया है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस अभियान से प्रेरित होकर या किस अभियान के उपलक्ष्य में कराया? तो उत्तर क्या होगा? गुजरात अभियान। और बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है। अगला जो इसका महत्वपूर्ण अभियान था वो था हल्दी घाटी का युद्ध, और ये कई बार प्रश्न बन चुके हैं, हर परीक्षाओं में बन चुका है। हल्दी घाटी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था अकबर के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की वीर गाथाएं बड़ी प्रचलित थी, और कहीं न कहीं महाराणा प्रताप अपनी सेनाओं को लेकर हल्दी घाटी के मैदान में आते हैं, और यह युद्ध होता है 18 जून 1576 को, जिसमें एक तरफ मुगल बादशाह अकबर के जुझारू सेनापति मान सिंह और आसफ खान को नेतृत्व दिया जाता है, और दूसरे तरफ खुद मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में आते हैं। दोनों सेनाओं के बीच एकदम घमासान युद्ध होता है, लेकिन बड़ा भारी पड़ने लगता है किसका? मुगल बादशाह अकबर। और महाराणा प्रताप का एक हम शक्ल, उनका एक सेनानायक था जिसका नाम था झाला। झाला जब देखता है कि हमारा बादशाह पराजित होने वाला है, उसने तुरंत चेतक, यानी चेतक की किसका घोड़ा था? घोड़े का नाम है चेतक, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसका नाम था चेतक। और तमाम वीर गाथाओं में चेतक की कहानियां हम लोग पढ़ते हैं। तो झाला अपने शासक महाराणा प्रताप से रिक्वेस्ट करता है, कृपया आप युद्ध भूमि से बाहर चले जाएं, क्योंकि मुगल सेना चारों तरफ से हम लोगों को घेर चुकी है
और यदि आप जिंदा रहेंगे तो मेवाड़ को आप बचा लेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप कहते हैं कि वीर योद्धाओं का काम पीठ दिखाना नहीं, वीर योद्धा वही होता है जो भूमि में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो। लेकिन झाला क्योंकि जो उनका हम शक्ल रहता है, क्या करता है, उनका जो टोप रहता है उस पगड़ी को उतार कर अपने सिर पर धारण कर लेता है, और जैसे सिर पर धारण करता है मुगल सेना महाराणा प्रताप को भूल जाती है, जो ओरिजिनल महाराणा प्रताप थे उनको भूल जाती है और झाला पर अटैक करता है। और चेतक से इशारा करता है झाला कि यदि अपनी स्वामी भक्त आज दिखाओगे तो समझ में आ जाएगा, आज अपने स्वामी को बचा लो। और चेतक मेवाड़ के जंगलों में लेकर महाराणा प्रताप को भग जाता है। अंततः इस युद्ध में भी रिजल्ट क्या होता है, इधर झाला मारा जाता है, अर्थात मेवाड़ का पराजय होता है, मुगल सेना जीतती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मित्रों, महाराणा प्रताप मुगलों के अधीन नहीं हुए, वो जंगलों में चले गए और जंगलों में घास की रोटियां, इतिहास किताबों में मिलता है कि जब कुछ नहीं खाने को मिला तो घास चबा चबा कर अपना जीवन व्यतीत किया कुछ दिनों तक, और अंत में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मेवाड़ को अकबर अपने साम्राज्य में मिला नहीं पाता है। इसे जहांगीर अपने साम्राज्य में मिलाता है, लेकिन अकबर इसे नहीं मिला पाता। इस प्रकार मित्रों, आज हमने अकबर के बारे में, अभी अकबर बहुत सी चीजें हैं, जैसे अकबर के नवरत्न है, अकबर की चित्रकला है, अकबर का स्थापत्य कला है, ये सारी चर्चाएं हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हमने अकबर की राजनीतिक इतिहास की चर्चा की है कि किस तरह से अकबर महान हुआ, कैसे दो दिलों में पला बढ़ा और किस तरह से धीरे धीरे अपने आप को महानता की सीढ़ी पर लाकर खड़ा कर दिया। मित्रों, तो अकबर हमें सीख देता है कि यदि संसाधन हमारे पास सीमित हैं और फिर भी यदि हमारा उद्देश्य बड़ा है, हमारा ड्रीम बड़ा है, तो निश्चित है कि हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ये अकबर इतिहास में करके दिखाया। मित्रों, एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि समर्पित कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। अच्छा लगे तो जरूर बताइए कि सर बहुत अच्छा लगता है, जीएस को हम आपको ऐसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे, कथा कहानी में सारी चीजें हम याद करा देंगे। कल हम हुमायूं पढ़ा रहे थे तो नीचे आप लोग देखे होंगे एक वर्ड मैंने लिखा था, ध्यान दिया जाए, चौसा बिल मच्छी सर, इसके बारे में कल हम बताना भूल गए। ये जो 4 युद्ध हुआ था, जैसे चौसा का युद्ध, बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ध्यान दिया जाए मित्रों, यही मच्छीवाड़ा का युद्ध है जिस युद्ध में बैरम खान ने मुबारक खान के पिता की हत्या की थी, और इसलिए यह बैरम खान की हत्या मुबारक खान ने किया, जो भी हमने चर्चा किया था। तो ये चौसा बिल मच्छी सर, ये क्या है भाई, तो ध्यान दिया जाए मित्रों, ये चौसा बिल मच्छी सर एक ट्रिक है हुमायूं के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध था। चौसा एक आम की प्रजाति है। कैसे इसको याद करेंगे, इस ट्रिक पर मैं आपको बताना चाहूंगा। चौसा एक आम आता है, और बचपन में हम लोग क्या करते थे, आम जो कच्चा होता था उसे हम लोग लेते थे, बगीचों से तोड़ के लाते थे और उसे ले जाकर कहीं जैसे भूसा वूसा में बिल बनाकर डाल देते थे। ध्यान दिया जाए, बिल बनाकर एक गड्ढे में डाल देते थे। तो चौसा आम लिया, बिल में डाल दिया, लेकिन जब हम लोग कुछ दिन के बाद निकालने जाते थे तो मच्छी की तरह, मच्छी मतलब मछली, मच्छी की तरह सड़न की बदबू आने लगती थी उस आम से। क्यों? क्योंकि काफी दिन हो जाता था। तो चौसा आम लिया, बिल में डाला और मच्छी की तरह सड़ गया। तो चौसा बिल मच्छी सर, चौसा बिल मच्छी सर। चौसा मतलब चौसा का युद्ध, बिल मतलब बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, मच्छी मतलब मच्छीवाड़ा, सर मतलब सरहिंद का युद्ध। ये हुआ था 1539 में, ये हुआ था 1540 में, ये हुआ था 1500
1555 में, और यह भी हुआ था सरहिंद का युद्ध 1555 में। जी हाँ मित्रों, तो चौसा बिल मछलीसर ये हुमायूं के द्वारा लड़ा गया युद्ध था, और यही कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि हुमायूं के लड़े गए युद्धों का कालक्रम सजाइए। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे एक ट्रिक में आपको बाबर, ध्यान दिया जाए, जब बाबर पढ़ा रहा था तो वहां बताना भूल गया था, बाबर की का जो ट्रिक है कि बाबर भारत का रहने वाला नहीं, बाबर रहने वाला था फरगना का। बाबर गोमल दर्रिस के माध्यम से भारत में प्रवेश किया, और भारत में जब आया तो ध्यान दीजिए, इसे अन्यथा न लीजिएगा, इस्लाम धर्म के लोग और कुछ करें या ना करें, और कुछ खाएं या ना खाएं, पान जरूर खाते। और पान तो बाबर बाहर से आता है, बाबर का ट्रिक है, बाबर आया पान खाया, बाबर आया पान खाया, और पान ऐसे नहीं दाल और चावल ऐसे लेके खा लिया कट से अंदर नहीं, पान खा के क्या करते उसको हम लोग चबाते हैं। तो बाबर आया पान खाया चबाया, घर गया और मर गया। अर्थात बाबर की पूरी कहानी एक लाइन में समाप्त होती है, बाबर आया पान खाया, पान मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किया, खाया मतलब खानवा का युद्ध 1527 में किया, चबाया मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में किया, और घर गया मतलब घाघरा का युद्ध 1529 में किया, और बाबर मर गया मतलब 1530 में बाबर मर गया। ओके मित्रों, तो बाबर आया पान खाया चबाया और घर गया मर गया। 1526 से कहानी उठाइए, एक एक कदम आगे बढ़ते जाइए, 26, 27, 28, 29, 30 बाबर क्लास। तो इस प्रकार बाबर का और हुमायूं का चौथा बिल मछलीसर। ओके, इसी के साथ मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जहां रहिए खुश रहिए।